एल्डिहाइड तथा कीटोनों के नामकरण जानने के बाद आइए अब हम इनमें उपस्थित कार्बोनिल समूह की संरचना को समझते हैं। कार्बोनिल की संरचना जैसे कि आप देख रहे हैं, कार्बन जिससे कि द्विबंध के द्वारा एक ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, जबकि कार्बन की जो दो अन्य संयोजकताएं हैं वो दो भिन्न भिन्न समूहों के द्वारा पूरी होती हैं। यहाँ पर हम देखें कि जो कार्बन कुल सिग्मा बंध बना रहा है उनकी संख्या 3 है, क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन के मध्य जो द्विबंध है उसमें से एक सिग्मा बंध है जबकि दूसरा पाई बंध है। साथ ही साथ जो कार्बन दो अन्य समूहों के साथ बंध बना रहा है वो दोनों ही सिग्मा बंध है। चूंकि यहाँ पर कार्बन के सिग्मा अबंधों की संख्या 3 है, साथ ही इसमें कोई भी लोन पेयर उपस्थित नहीं है, इसलिए इसकी जो संकरण की अवस्था होगी वह होगी sp2 संकरण। तो यहाँ पर हम देखें कि कार्बन sp2 संकरण यहाँ पर दर्शाता है और इस तरह से जो इसके तीनों संकरित ऑर्बिटल होते हैं वो बिल्कुल प्लेन पर उपस्थित होते हैं और प्लेन पर उपस्थित होते हुए इनकी जो संरचना होती है वह होती है त्रिकोणीय समतली। और हम जानते हैं कि जब संरचना त्रिकोणीय समतली होती है तो उनके मध्य जो आबंध कोण होता है वह 120 डिग्री का होता है। तो इस तरह से इनके जो तीनों आबंध कोण हैं वो 120 डिग्री के होते हैं। साथ ही साथ अब हम देखें कि यहाँ पर पाई बंध भी उपस्थित है कार्बन और ऑक्सीजन के मध्य में। तो यहाँ पर हम देखें कि कार्बन और जो ऑक्सीजन के मध्य पाई बंध हैं वह किस तरह से बन रहे हैं। क्योंकि कार्बन ने यहाँ पर sp2 संकरण किया है और sp2 संकरण में इसने अपने अभी 2 ही p ऑर्बिटलों का उपयोग किया है, जबकि इसका एक p ऑर्बिटल जिसमें कि एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है वह संकरण में भाग नहीं लिया है। इसी तरह से ऑक्सीजन के पास भी एक p ऑर्बिटल है और कार्बन तथा ऑक्सीजन के ये दोनों p ऑर्बिटल आपस में पार्श्ववर्ती अतिव्यापन के द्वारा एक पाई बंध का निर्माण करते हैं। तो इस तरह से जो कार्बोनिल समूह है उसकी संरचना त्रिकोणीय समतली होती है, जिसमें कि कार्बन तथा उससे जुड़े हुए तीनों समूह एक ही प्लेन पर उपस्थित होते हैं, जबकि जो पाई आबंध के जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वह ये इस समतल के ऊपर तथा नीचे उपस्थित होते हैं। अब हम देखते हैं ये जो कार्बोनिल समूह है उनकी ध्रुवता या पोलैरिटी कैसी होती है। यहाँ पर हम जानते हैं कि कार्बन और ऑक्सीजन इन दोनों में कार्बन की तुलना में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होती है और इसीलिए यहाँ पर जैसे ही कोई जो यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रॉन जोड़ा है, पाई इलेक्ट्रॉन जोड़ा है, वह ऑक्सीजन की तरफ ये चला जाता है, जिससे ऑक्सीजन पर ऋणावेश हो जाता है जबकि कार्बन पर धनावेश उपस्थित हो जाता है। यानी कि जो कार्बोनिल समूह है उसका कार्बन एक इलेक्ट्रो यहाँ पर नाभिक स्नेही स्थान उपलब्ध कराता है और इसीलिए जैसे ही कोई इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर अटैक करता है वैसे ही यहाँ से जो कार्बन ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रॉन जोड़ा है वह ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाता है और इस तरह से यहाँ पर हम देखें कि जो कार्बोनिल समूह है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया तथा नाभिक स्नेही, चूंकि यहाँ पर द्विबंध होता है इसलिए नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाएं संपन्न हो पाती हैं। तो आइए अब हम देखते हैं कि एल्डिहाइड तथा कीटोनों का विरचन यानी कि निर्माण किन किन विधियों के द्वारा किया जाता है। एल्डिहाइड तथा कीटोनों के निर्माण की पहली विधि है अल्कोहलों के ऑक्सीकरण के द्वारा। यहाँ पर हम देखें कि जब प्राथमिक अल्कोहल का ऑक्सीकरण किया जाता है तो हमें एल्डिहाइड प्राप्त होते हैं, जबकि द्वितीयक अल्कोहलों का ऑक्सीकरण करने पर हमें कीटोन प्राप्त होते हैं। यहाँ पर जो ऑक्सीकरण की क्रिया है यह विशेष ऑक्सीकारक पदार्थों के द्वारा कराई जाती हैं, जैसे कि पोटेशियम डाइक्रोमेट या फिर
तथा अम्ल की उपस्थिति, या फिर पोटेशियम परमैंगनेट तथा अम्ल की उपस्थिति। यहाँ पर हम एक उदाहरण ले रहे हैं। यहाँ पर प्राथमिक अल्कोहल, यहाँ पर हमने लिया है एथेनॉल, जो कि एक एथेनॉल की क्रिया जब हम पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ अम्ल की उपस्थिति में कराते हैं तो यहाँ पर इसका ऑक्सीकरण हो जाता है। यहाँ पर हम देखें कि जो कार्बन से जुड़ा है एक हाइड्रोजन समूह तथा उस हाइड्रोक्सिल समूह OH से एक हाइड्रोजन, यह दोनों ही हाइड्रोजन यहाँ से पृथक हो जाते हैं और आप देखेंगे कि यहाँ पर जो संरचना बन रही है वह है CH3C∩OH, क्योंकि यहाँ पर कार्बन से जुड़े एक हाइड्रोजन तथा उससे जो हाइड्रोक्सिल समूह है उसमें का एक हाइड्रोजन, ये दोनों ही H2 के रूप में वहाँ से विस्थापित हो गए हैं और इस तरह से एथेनॉल से हमें एथेनल यानी कि जो एल्डिहाइड है वह प्राप्त होता है। इसी तरह से यदि यहाँ पर हम ऑक्सीकारक के तौर पर पोटेशियम परमैंगनेट लेते हैं तो यहाँ पर इसका और भी आगे ऑक्सीकरण हो जाता है और वहाँ पर हमें अल्कोहलों के ऑक्सीकरण से वहाँ पर हमें अम्ल प्राप्त होते हैं। जैसे कि यदि हम एथेनॉल लेते हैं तो उसका पोटेशियम परमैंगनेट के साथ जब हम अम्लीय माध्यम में ऑक्सीकरण कराते हैं तो हमें CH3COOH यानी कि एसिटिक एसिड प्राप्त होता है। इसी तरह से यहाँ पर हम लें, यदि हम द्वितीयक अल्कोहल का उपयोग करते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर लिया है CH3CH3CHCOH, तो यहाँ पर यदि हम द्वितीयक अल्कोहल लेते हैं और उसका किसी ऑक्सीकारक जैसे कि पोटेशियम डाइक्रोमेट की अम्ल की उपस्थिति में यहाँ पर इसका ऑक्सीकरण करते हैं तो यहाँ पर पुनः हम देखेंगे कि जो कार्बन से जुड़ा हुआ है एक हाइड्रोजन तथा हाइड्रोक्सिल समूह से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन, ये दोनों वहाँ पर से विस्थापित हो जाएंगे और इस तरह से हमें RC∩OR यानी कि यदि हम अल्कोहल लेते हैं तो वहाँ पर हमें CH3C∩OCH3 और इस तरह से एसीटोन प्राप्त होता है। तो इस तरह से हम देखें कि अल्कोहलों के प्राथमिक अल्कोहलों के ऑक्सीकरण पर हमें एल्डिहाइड मिलते हैं, जबकि द्वितीयक अल्कोहलों के ऑक्सीकरण पर हमें कीटोन प्राप्त होते हैं। एल्डिहाइड तथा कीटोनों को बनाने की दूसरी विधि है, अल्कोहलों से ही बनाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर जो क्रिया है वह है अल्कोहल के विहाइड्रोजनन से। यहाँ पर हम ले ये जो विधि होती है वो वाष्पशील अल्कोहलों के निर्माण के लिए काफ़ी उपयोगी है, साथ ही साथ औद्योगिक तौर पर भी यह काफ़ी उपयोगी विधि होती है। यहाँ पर भी हम ले, यदि हम प्राथमिक अल्कोहल का उपयोग करते हैं तो हमें एल्डिहाइड प्राप्त होते हैं, जबकि द्वितीयक अल्कोहलों के उपयोग से हमें एसीटोन प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर हम ले जो प्राथमिक अल्कोहल यहाँ पर हम ले रहे हैं जैसे कि एथेनॉल। एथेनॉल की वाष्प को जब हम सिल्वर या कॉपर के ऊपर उच्च ताप पर 573 केल्विन ताप पर जब हम प्रवाहित करते हैं तो यहाँ पर पुनः हम देखेंगे कि एक जो H2 समूह है उसका निष्कासन हो जाता है और यहाँ पर हमें एथेनल एल्डिहाइड प्राप्त होते हैं। इसी तरह से यदि हम द्वितीयक अल्कोहल का उपयोग करते हैं तो वहाँ पर भी यदि द्वितीयक अल्कोहल की वाष्प को कॉपर धातु के ऊपर यदि हम प्रवाहित करते हैं तो वहाँ पर हमें एसीटोन प्राप्त होते हैं। एल्डिहाइड तथा कीटोनों के विरचन की जो अगली विधि है वह है एल्कीन तथा एल्काइन के ओजोनी अपघटन के द्वारा। इसे हम कुछ उदाहरण के द्वारा समझते हैं। जैसे हम यहाँ पर पहला उदाहरण ले रहे हैं CH3CH∩CH2। जब हम इसका रिडक्टिव ओजोनोलिसिस करते हैं यानी कि यहाँ पर ओजोन भी होगा और साथ ही साथ यहाँ पर जिंक तथा जल का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर हम देखें कि सबसे पहले जब हम एल्कीन की क्रिया, जैसे कि यहाँ पर हमने लिया है प्रोपीन, तो प्रोपीन की क्रिया जब हम ओजोन से कराते हैं तो यहाँ पर एक योगात्मक उत्पाद बनता है जिसे कहा जाता है ओजोनाइड।
और यहाँ पर हम देखेंगे कि ये जो ओजोन के तीनों ऑक्सीजन परमाणु हैं वह द्विबंध पर जुड़ जाते हैं और इस तरह से हमें एक संरचना प्राप्त हो रही है। यहाँ पर आप देख रहे हैं CH3 CH और यहाँ पर एक ऑक्सीजन परमाणु यहाँ जुड़ा हुआ है उसके साथ CH और CH2 के मध्य में, तथा 2 ऑक्सीजन परमाणु यहाँ पर नीचे आपको दिखाई दे रहे हैं O और O के रूप में। इस तरह से ये एक चक्रीय संरचना बन जाती है जिसे ओजोनाइड कहा जाता है। अब इस ओजोनाइड का आगे जल अपघटन होगा और यहाँ पर हम देखेंगे कि इस तरह से जो बंध का क्लीवेज होगा वो इस तरह से होगा, यहाँ पर CH और O के बीच, तथा दूसरा बंध का क्लीवेज होगा CH और यहाँ पर O के बीच। इस तरह से बंध क्लीवेज होगा और यहाँ पर हम देखें कि जो ऊपर ऑक्सीजन आपको दिखाई दे रहा है वो जिंक के साथ जिंक ऑक्साइड के रूप में यहाँ से रिमूव हो जाएगा, जबकि बाकी के बचे हुए पार्ट अब हम देखें कि यहाँ पर बच रहा है हमारे पास CH3 CHO। उसी तरह से दूसरी ओर भी हमें प्राप्त हो रहा है जो है वह है CH2O, या जिसे हम इस तरह से लिख सकते हैं HCHO, यानी कि यहाँ पर हमें 2 प्रकार के एल्डिहाइडों का मिश्रण प्राप्त हो रहा है। एक है CH3 CHO यानी कि एसिटाल्डिहाइड और दूसरा HCHO यानी कि फॉर्मेल्डिहाइड। तो इस तरह से हम देखें कि जिस प्रकार के एल्कीन का उपयोग हम करेंगे उस प्रकार के एल्डिहाइड हमें उत्पाद के तौर पर प्राप्त होते हैं। और यहाँ पर इसका एक और उदाहरण हम देख लेते हैं। यहाँ पर दूसरा हमने उदाहरण लिया है एथीन, जिसका है CH2 डबल बॉन्ड CH2, और इसका भी जब हम रिडक्टिव ओजोनोलिसिस करते हैं तो यहाँ पर हम देखेंगे कि पुनः जो द्विबंध है वहाँ पर आपके तीनों ओजोन के तीनों ऑक्सीजन परमाणु मिलकर एक ओजोनाइड का निर्माण करेंगे और यहाँ पर जो ओजोनाइड है उससे जो हमें प्राप्त कंपाउंड प्राप्त होंगे वो होंगे CH2O, यानी कि इसे हम लिख सकते हैं HCHO, और दूसरी ओर भी हमें समान अणु प्राप्त होगा, वो होगा HCHO, यानी कि हमें यहाँ पर 2 फॉर्मेल्डिहाइड के अणु प्राप्त होंगे। तो इस तरह से हम देखें कि जिस प्रकार के एल्कीन्स का उपयोग हम करेंगे उस प्रकार के एल्डिहाइड हमें उत्पाद के रूप में प्राप्त होते हैं। इसके बाद हम एक और उदाहरण लेते हैं। यहाँ पर जो हमने उदाहरण लिया है वह है 2-मेथाइल प्रोपीन। इस जगह पर हम देखें कि पुनः जब हम इसकी ओजोन से क्रिया कराते हैं तो द्विबंध पर ओजोन के तीनों ऑक्सीजन परमाणु का योग हो जाता है और इस तरह से यहाँ पर एक ओजोनाइड प्राप्त होता है। और ओजोनाइड का जब हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो इस तरह से हमें 2 कंपाउंड मिलेंगे। एक तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो एक बंध टूटेगा उससे हमें CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 यानी कि एसीटोन प्राप्त होगा, और दूसरी ओर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास है CH2O यानी कि HCHO के रूप में हम उसे लिख सकते हैं। तो इस तरह से हमें यहाँ पर एक कीटोन प्राप्त हो रहा है और दूसरा यहाँ पर हमें एक फॉर्मेल्डिहाइड प्राप्त हो रहा है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि जिस प्रकार के एथीन का उपयोग करेंगे उस प्रकार हमें अलग अलग उत्पाद एल्डिहाइड तथा कीटोन प्राप्त हो सकते हैं। आइए अब एक उदाहरण हम लेते हैं चक्रीय एल्कीनों का। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक 6 कार्बन की रिंग है जिसमें कि 2 कार्बन के बीच द्विबंध उपस्थित है, यानी कि एक चक्रीय रिंग है। यहाँ पर भी हम देखें कि द्विबंध पर जब हम इसके ओजोनोलिसिस करेंगे तो द्विबंध पर तीनों ऑक्सीजन परमाणु जुड़कर एक ओजोनॉइड का निर्माण करेंगे, और जब हम उसका जलीय अपघटन करेंगे तो यहाँ पर जो द्विबंध है उसमें ऑक्सीजन परमाणु जुड़ा होगा, और इस तरह से जो हम देख रहे हैं कि रिंग जहाँ पर से बंध का क्लीवेज होगा वहाँ पर उस कार्बन पर भी एक CHO बंध मिलेगा और उसी तरह से दूसरे कार्बन पर भी हमें एक CHO समूह मिलेगा, और इस तरह से यहाँ पर यह 1,2 ये जो कंपाउंड प्राप्त होगा उसका नाम हो जाएगा 1,2 हेक्सेन 1,2 डाइअल। आइए अब एक उदाहरण हम देखते हैं
एल्काइनों का ओजोनी अपघटन किस प्रकार से होगा और उससे हमें किस प्रकार के उत्पाद मिलेंगे। एल्काइन जिसमें हम जानते हैं कि कार्बन कार्बन के मध्य में त्रिबंध पाया जाता है, जैसे कि हम यहाँ पर ले रहे हैं एथाइन, यहाँ पर CH ट्रिपल बॉन्ड CH। जब यहाँ पर इसका ओजोनलिसिस कराया जाएगा तो यहाँ पर हम देखें कि जो सिग्मा बंध है वह ज्यों का त्यों रहेगा, जबकि इसके जो दोनों पाई बंध हैं वो उनका वहाँ पर ऑक्सीजन परमाणु जुड़ जाएंगे। तो एक ऑक्सीजन परमाणु, जो ओजेन के 3 ऑक्सीजन परमाणु हैं उसमें से एक ऑक्सीजन परमाणु एक पाई बंध के द्वारा जुड़ रहा है और जो 2 ऑक्सीजन परमाणु हैं वो नीचे वाले बंध के साथ जुड़ जा रहे हैं और इस तरह से एक हमें योगात्मक उत्पाद प्राप्त होगा। अब हम देखें कि यहाँ पर बंध का क्लीवेज किस प्रकार से होगा। तो जो बीच का कार्बन कार्बन के मध्य जो सिग्मा बंध है वह नहीं टूटेगा और यहाँ पर हम देखें ऊपर के बंध को इस तरह से हम क्लीवेज कर सकते हैं, उसी तरह से जो नीचे वाले बंध है उसको भी हम यहाँ पर तोड़ेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जब इसका हाइड्रोलिसिस होगा तो कुल मिलाकर हमें जो कंपाउंड प्राप्त होगा वो होगा C डबल बॉन्ड OH और उसी तरह से दूसरी तरफ भी यहाँ पर होगा C डबल बॉन्ड OH, यानी कि जो कार्बन है दोनों कार्बन के बीच जो सिग्मा बंध है वो ज्यों का त्यों रहेगा और दोनों ही कार्बन जो हैं वह C डबल बॉन्ड OH समूह में ये परिवर्तित हो जाएंगे और इस तरह से हम इस कंपाउंड को कहेंगे ग्लाइऑक्सिल। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर भी त्रिबंध है, उसमें से पाई आबंध टूटते हैं जबकि सिग्मा आबंध नहीं टूटता और जिस प्रकार के एल्काइन का हम यहाँ पर उपयोग करेंगे उस प्रकार के यहाँ पर एल्डिहाइड हमें उत्पाद के तौर पर प्राप्त होंगे। इसी तरह से यदि यहाँ पर हम ब्यूटाइन ले लेते हैं, यहाँ पर जैसे एग्जांपल हमने लिया है 2 ब्यूटाइन का, तो यहाँ पर भी जब हम ओजोनलिसिस करेंगे तो दोनों जो कार्बन हैं उन कार्बन परमाणुओं पर ऑक्सीजन परमाणु जुड़ जाएंगे और इस तरह से हमें जो योगात्मक उत्पाद यहाँ पर जो प्राप्त होगा वह होगा कीटोन का। तो इस तरह से 2 कार्बन पर 2 कीटोन समूह होंगे तो इसका नाम हो जाएगा डाई कीटोन। तो इस तरह से हम देखें कि ओजोनो अपघटन के द्वारा हम एल्डिहाइड भी प्राप्त कर सकते हैं, कीटोन भी प्राप्त कर सकते हैं तथा एल्डिहाइड एवं कीटोनों का मिश्रण भी हम प्राप्त कर सकते हैं। आइए अब एल्डिहाइड तथा कीटोनों के निर्माण की एक और महत्वपूर्ण विधि को जानते हैं और यह विधि है एसिल क्लोराइडों से। एसिल क्लोराइड से एल्डिहाइड तथा कीटोनों के विरचन के लिए यहाँ पर हमें एक उत्प्रेरक की आवश्यकता होती है जिसे लिंड-लार उत्प्रेरक कहा जाता है और यह उत्प्रेरक होता है बेरियम सल्फेट युक्त पैलेडियम धातु। हम यहाँ पर जानते हैं कि ये जो क्रिया है मुख्य रूप से हाइड्रोजनीकरण की क्रिया है और इसके लिए यहाँ पर जो पैलेडियम धातु है वह अपने सरफेस पर हाइड्रोजन को एब्जॉर्ब कर सकती है, इसलिए यहाँ पर हम इसे उत्प्रेरक के तौर पर उपयोग करते हैं। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर हम देखें कि बेरियम सल्फेट का उपयोग किया जाता है। बेरियम सल्फेट यहाँ पर उत्प्रेरक विष के तौर पर कार्य करता है और ये पैलेडियम की जो क्रिया विधि है या उसकी पूरी क्षमता को उसकी क्षमता में कमी ला देता है और इसीलिए इसे उत्प्रेरक विष भी कहा जाता है। दूसरी ओर यहाँ पर हमने जो अभिकारक है वह एसिल क्लोराइड का उपयोग किया जाता है। साथ ही साथ यहाँ पर हम ले कि इससे हम एल्डिहाइडों का विरचन कर सकते हैं। तो आइए एक उदाहरण के द्वारा हम इसको समझते हैं। मान लीजिए यहाँ पर हमने एसिल क्लोराइड लिया है RC डबल बॉन्ड OCl और जब इसका हम पैलेडियम युक्त बेरियम सल्फेट
की उपस्थिति में हाइड्रोजनीकरण करते हैं। तो यहाँ पर हम देखें कि जो हाइड्रोजन के दो परमाणु होंगे, उसमें से एक जो परमाणु होगा वह कार्बन के साथ जुड़ जाता है और जो दूसरा हाइड्रोजन होगा वह Cl के साथ, यहाँ पर कार्बन और Cl बंध का यहाँ पर टूटता है, जिससे Cl हाइड्रोजन के साथ निकल जाती है, जबकि एक हाइड्रोजन है वह कार्बन के साथ यहाँ पर जुड़ जाता है। तो इस तरह से जो हमें उत्पाद मिलता है वह होता है RC≡OH, यानी कि एल्डिहाइड प्राप्त होता है। और जो यहाँ पर क्लोरीन है हाइड्रोजन के साथ विस्थापित हो रही है और उस तरह से हमें यहाँ पर HCl प्राप्त होता है। यहाँ पर हम लें कि जो बेरियम सल्फेट यहाँ पर क्या काम करता है, तो हम जानते हैं कि जो पैलेडियम धातु है उसका गुण है कि वह हाइड्रोजन को अपनी सरफेस पर एब्जॉर्ब कर लेती है और इस वजह से जो हाइड्रोजनीकरण की क्रिया है वह सरल हो जाती है। लेकिन जब हम यहाँ पर बेरियम सल्फेट का उपयोग करते हैं तो बेरियम जो सल्फेट पैलेडियम सल्फेट की सरफेस के अधिकांश हिस्से पर स्वयं को ऑक्यूपाई कर लेता है, जिससे जो हाइड्रोजन के एब्जॉर्ब होने के लिए कम स्थान बचता है और इसीलिए जो यहाँ पर हाइड्रोजनीकरण की क्रिया हो रही है वह एक सीमित तौर पर या कंट्रोल रूप से होती है, जिसकी वजह से हमें उत्पाद के रूप में एल्डिहाइड प्राप्त होते हैं। यदि हम यहाँ पर बेरियम सल्फेट का उपयोग न करें तो यहाँ पर हम देखें कि जो अपचयन की क्रिया है वह आगे भी जारी रहेगी और इस तरह से एल्डिहाइड जो है और आगे अपचयित होंगे और अपचयित होने के फलस्वरूप हमें एल्कोहल उत्पाद के तौर पर प्राप्त हो जाएंगे। इसलिए यहाँ पर जो पैलेडियम उत्प्रेरक है उसके साथ साथ यहाँ पर बेरियम सल्फेट का उपयोग किया जाता है। यह विधि एरोमेटिक एल्डिहाइडों के निर्माण के लिए भी उपयोग में लाई जा सकती है। जैसे कि यहाँ पर हम ले रहे हैं बेंजोल क्लोराइड। यदि हम बेंजोल क्लोराइड का उपयोग करेंगे तो यहाँ पर भी यहाँ पैलेडियम युक्त बेरियम सल्फेट के साथ जब इसका अपचयन होगा तो वहाँ पर भी पुनः जो हाइड्रोजन है वह कार्बन के साथ जुड़ जाएगा, जबकि Cl वहाँ से विस्थापित हो जाएगा और इस तरह से हमें बेंजल्डिहाइड उत्पाद के तौर पर प्राप्त होगा, साथ में HCl मिलेगा। तो इस तरह से हम देखें कि एरोमेटिक तथा एलिफेटिक एल्डिहाइडों के निर्माण के लिए यह एक महत्वपूर्ण विधि है।